हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे क्या ब्रिक्स सम्मेलन से किनारा कर रहा है अपना भारत। एससीओ की बैठक में पुतिन, जिनपिंग और शहबाज होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है खबर। पीएम मोदी जाएंगे कि नहीं बताएंगे दोस्तों आपको, तो वहीं बताएंगे हिंद महासागर में चीन को रोकेगा अपना भारत। दोस्त रशिया के साथ मिलकर बना रहा काउंटर प्लान। जी हाँ, कैसे, तो वहीं बताएंगे। श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 22 मछुआरों को कर लिया है गिरफ्तार, जिसके बाद विदेश मंत्री को लिखा गया है लेटर। बताएंगे क्या लिखा गया और किसने लिखा है। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर अपने भारत देश का विकास चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। तो बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां क्या ब्रिक्स सम्मेलन से किनारा कर रहा है भारत। एससीओ की बैठक में पुतिन, जिनपिंग और शहबाज होंगे शामिल, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं। जी हाँ, क्या है इसके मायने आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन, बोले तो एससीओ समिट के शिखर सम्मेलन से किनारा कर सकते हैं। जी हां, उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर जी के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए आस्ताना की यात्रा नहीं करने का फैसला किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री के सम्मेलन में जाने की योजना थी और एक अग्रिम सुरक्षा दल ने वहां अपना सर्वेक्षण भी किया था। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ ही मध्य एशियाई नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुलाई में एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं तो ये बीते सप्ताह इटली में आयोजित G7 देशों के सम्मेलन के बिल्कुल विपरीत होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जबकि भारत इसका सदस्य भी नहीं है और उसे 9 अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के तहत आमंत्रित किया गया था। इसके बाद सभी की निगाहें इस बात पर होंगी क्या मोदी जी इस साल अक्टूबर के आखिर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस साल ब्रिक्स सम्मेलन रशिया के कजान में आयोजित किया जाना है, जिसकी मेजबानी व्लादिमीर पुतिन करेंगे। भारत इस संगठन का संस्थापक सदस्य है। इस साल 5 नए सदस्यों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, ईरान, मिस्र और इथियोपिया का स्वागत करेगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कजाकिस्तान में एससीओ समिट में नहीं जाएंगे। ये ऑफिशियली जानकारी नहीं है, लेकिन द हिंदू ने अपनी लेख में बताया है। तो वहीं आपको बता दें, हिंद महासागर में चीन को रोकेगा भारत। दोस्त रशिया के साथ मिलकर बना रहा काउंटर प्लान ड्रैगन को टेंशन देगा, ये सैन्य समझौता। बता दें, भारत और उसका भरोसेमंद दोस्त रशिया निकट भविष्य में अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस की तरफ से इस समझौते को मंजूरी दे दी गई है। ये समझौता दोनों पक्षों को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र, बोले तो IOR में रूसी नौसेना को संचालन हासिल होगा, तो भारतीय नौसेना को आर्कटिक सागर में पहुंच मिलेगी। जी हाँ, हमारे सहयोगी अखबार ईटी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह समझौता संयुक्त अभ्यास में भाग लेने वाली रूसी और भारतीय सैन्य इकाइयों के लिए प्रक्रियाओं का व्यवस्थित करेगा, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही ये बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच ये यूरेशियन सुरक्षा ढांचे को बढ़ा सकता है। समझौता सैन्य कर्मियों के लिए वीजा और आवर्जन प्रोटोकॉल की में भी मदद करता है। जी हाँ, इसके पहले भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया समेत अन्य देशों के साथ रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते भारतीय सेना को ईंधन और अन्य प्रावधानों के बदले में अन्य देशों की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय नौसेना के लिए उच्च समुद्र में संचालन करते समय परिचालन क्षमता में वृद्धि होती है। तो वहीं आपको बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 22 मछुआरों को किया गिरफ्तार। सीएम स्टालिन ने जयशंकर जी को लिखा लेटर। जी हाँ, श्रीलंकाई नौसेना ने कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में नेदुन थीवू के पास मछली पकड़ने के लिए तमिलनाडु के 22 मछुआरों के खिलाफ श्रीलंकाई नौसेना ने यह एक्शन लिया है। बता दें कि ये जानकारी रामेश्वरम मछुआरा संघ की तरफ से शेयर किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है वो शनिवार को तमिलनाडु से समुद्र में गए थे। संघ ने कहा कि जब मछुआरे पाल कबे सागर क्षेत्र में नेदुन थीवू के पास मछली पकड़ रहे थे तो श्रीलंकाई नौसेना सुबह सुबह इस इलाके में पहुंची और थंगा चिमादम के मछुआरों की 3 नावों को जब्त कर लिया। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों पर ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। तमिलनाडु सरकार इस मामले को लेकर सक्रिय बनी हुई है। 19 जून को राज्य के मुख्यमंत्री MK
स्टालिन ने मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नावों की तत्काल रिहाई के लिए कदम उठाए हैं। उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर जी को एक पत्र लिखा था। दोस्तों बार बार लगातार श्रीलंकाई नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ रही है। यहाँ तक कि कच्छातीवु हिस्सा भी अभी श्रीलंका के अंदर में है, जहाँ पर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने जाया करते थे। और अब ऐसे में समुद्र के किसी भी हिस्से में जिस प्रकार से श्रीलंका के ये नौसेना भारतीय मछुआरों को पकड़ रहे हैं बार बार लगातार, इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। आखिर भारत को क्या फाइनल कदम उठाना चाहिए इस मुद्दे पर, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको लगे हाथों बता दें, गाजा में इजराइल ने फलस्तीनियों पर बरपाया कहर, हवाई हमले में 39 की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, इजराइल ने गाजा में फलस्तीनियों पर रविवार को कहर बरपाया। उत्तरी गाजा में इजरायली हवाई हमले में 39 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। फलस्तीनी और अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी गाजा में इजरायली हवाई हमले में कम से कम 39 लोगों के मौत की खबर है। ये मौतें दक्षिणी शहर राफा के पास टेंट कैंपों पर हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत और 50 के घायल होने के एक दिन बाद हुई है। और इस बीच इजराइल ने कहा है कि वो मध्य और दक्षिणी गाजा में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं और उसने राफा पर आक्रमण तेज कर दिया है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने शरण ले रखी है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, अलग फलस्तीन के लिए श्रीलंका ने जताया समर्थन। गाजा के बच्चों के लिए $10 लाख भेजेंगे श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। बता दें, दुनिया के कई देश युद्ध में घिरे हुए हैं, जहां रशिया यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। उधर हमास और इजराइल बीते 8 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने फलस्तीन के लिए श्रीलंका के अटूट समर्थन को दोहराया है। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि भले ही इस समय श्रीलंका के आर्थिक हालात ठीक नहीं चल रहे, इसके बाद भी सरकार ने गाजा के बच्चों के भविष्य के लिए $10 लाख एकत्र किए हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के कटुनकुडी में गाजा के लोगों के लिए इस बात की घोषणा कर दी है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, बजट आवंटन पर PMLN ने मानी PPP की सभी मांगे। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को दिया था आश्वासन। जी हाँ, सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने संघीय बजट और विकास निधि के आवंटन पर अपने प्रमुख सहयोगी बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को इसकी जानकारी दी गई। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी को आश्वासन दिया था कि बजट को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी के बीच तनाव बढ़ने के बाद सरकार एक समिति बनाकर कई मुद्दों पर सहयोगी की आपत्तियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। तो वहीं बता दें, लगे हाथों जहां PTI क्या आतंकियों के साथ खड़ी है, पाकिस्तान का आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शुरू होते ही फंसा। जी हां, विरोध में उतरी इमरान खान की पार्टी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चरमपंथ के खिलाफ सेना अभियान चलाने को मंजूरी देने का आदेश के अंदर ही विरोध शुरू हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आतंकवादियों के खिलाफ अभियान का विरोध दर्ज करने का फैसला किया है। रविवार को PTI ने कहा कि किसी भी तरह का अभियान शुरू करने के पहले संसद को विश्वास मत में लेना जरूरी है। तो वहीं आपको बता दें, ईसाइयों यहूदियों के धर्म स्थल में अंधाधुंध फायरिंग, पादरी पुलिसकर्मी समेत 7 की मौत की खबर। जी हाँ, रशिया के दक्षिणी प्रांत दागेस्तान में ईसाइयों और यहूदियों के धर्म स्थल बोले सिनेगोग पर अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी किए जाने की खबर है। गोलीबारी दागेस्तान के डरबेट शहर में हुई है। जी हाँ, विदेशी मीडिया की शुरुआती खबर में इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। फायरिंग में चर्च के पादरी और पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के दौरान रशिया के सुरक्षा बलों ने 2 हमलावरों को मार गिराया। जी हाँ, हमले के बारे में दागेस्तान लोग निगरानी आयोग के शमील खदुलेव ने बताया कि चर्च पर हमले में पादरी और 6 अधिकारियों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक डरबेंट के चर्च में मारे गए पादरी की पहचान 66 वर्षीय फादर निकोले के रूप में हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, परमाणु हमला करने में समय नहीं लगाएगा रशिया, पुतिन का बड़ा आदेश। कहा आधिकारिक नीति में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, रशिया परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए आधिकारिक नीति में निर्धारित निर्णय के समय को कम कर सकता है। रूसी संसद की रक्षा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अगर रशिया को लगता है कि खतरे बढ़ रहे हैं तो वो जल्द से जल्द परमाणु हमले का आदेश दे सकता है। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। उसके पास पूरी दुनिया में सबसे अधिक हमले के लिए तैयार परमाणु हथियार हैं। यूक्रेन में युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रशिया और पश्चिमी के बीच सबसे बड़ा टकराव शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पिछले महीने कहा था कि रशिया अपने आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को बदल सकता है, जिसमें ऐसी शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके तहत ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं बता दें दोस्तों, हिजबुल्लाह की ताकत तो देखें, इजरायली नेवल बेस के ऊपर से उड़ा दिया ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, और साथ में वीडियो तक दिखाया है हिजबुल्लाह की
की ओर से आपको बता दें, लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह ने इजरायली बंदरगाह शहर हाइफा में संवेदनशील ठिकानों की अभूतपूर्व ड्रोन फुटेज जारी की है। इस फुटेज में इजरायली नौसेना के युद्धपोतों और कंटेनर जहाजों को साफ साफ देखा जा सकता है। इसे इजराइल की एक बहुत बड़ी सुरक्षा विफलता के तौर पर देखा जा सकता है। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने इजरायली नौसैनिक बेस, सैन्य परिसरों और आयरन डोम बैटरियों सहित संवेदनशील इजरायली सैन्य ठिकानों की निगरानी ड्रोन के कैप्चर की गई फुटेज का 9 मिनट 31 सेकंड लंबा वीडियो प्रकाशित किया है। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल्लाह ने पिछले 8 महीनों में इजरायली क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में निगरानी और हमलावर ड्रोन लॉन्च किए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, इतना ही नहीं, ईरान समर्थित हजारों लड़ाके इजराइल के खिलाफ लड़ाई में हिजबुल्लाह में शामिल होने को बेताब होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पश्चिमी एशिया में ईरान समर्थित समूहों के हजारों लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह में शामिल होने की पेशकश की है। ईरान समर्थित गुटों के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने यह जानकारी दी है। लड़ाकों का कहना है कि वे हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए लेबनान आने को तैयार हैं। अक्टूबर की शुरुआत में हमास नियंत्रित गाजा पट्टी के लड़ाकों द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हिंसक हमला करने के बाद से उत्तरी इजराइल के साथ लगी लेबनान की सीमा पर लगभग रोजाना गोलीबारी हो रही है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, कुवैत में बिना मंजूरी चला रहा था इंडियन रेस्टोरेंट। टिकटॉक ने खोली पोल, मालिक कर्मचारी सब के सब हुए डिपोर्ट। जी हाँ, कुवैत के सालमिया में एक भारतीय नागरिक आवासीय इमारत के अंदर गुप्त रूप से एक रेस्टोरेंट चला रहा था। हालांकि इस रेस्टोरेंट के भारतीय मालिक ने कुवैती सरकार से जरूरी मंजूरी नहीं ली थी। ये रेस्टोरेंट उस इलाके में भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय भी था। इसके बावजूद मालिक ने और अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर विज्ञापन दिया, जिससे इस अवैध रेस्टोरेंट की लोकेशन सार्वजनिक हो गई। जिसके बाद छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस ने मालिक समेत कर्मचारियों को पकड़ा और बाद में उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, पीओके में फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के तैनाती को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, पिछले महीने भारी विरोध प्रदर्शन के कारण लिया गया है ये फैसला। दरअसल पाकिस्तान की संघीय सरकार ने रविवार को पीओके में अर्ध सैनिक बल फ्रंटियर कांस्टेबुलरी की तैनाती को मंजूरी दे दी है। पिछले महीने पीओके में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में अर्ध सैनिक बल की टुकड़ियां 3 महीने के लिए तैनात की जाएंगी। फ्रंटियर कांस्टेबुलरी को तैनात करने का फैसला तब किया गया जब एक दिन पहले पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और नया अभियान शुरू करने का ऐलान किया। पिछले महीने महंगाई और बिजली की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने किया। अधिकांश हिस्सों में प्रदर्शन करने वालों में व्यापारी सबसे आगे थे। जी हाँ, फ्रंटियर कांस्टेबुलरी की 6 टुकड़ियां 3 महीने के लिए क्षेत्र में तैनात की जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें, इस निंदा के आरोप में पर्यटक की हत्या करने के मामले में 23 को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की धरपकड़ अभी भी जारी है। जी हाँ, ये पाकिस्तान से खबर आ रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने कुरान की बेअदबी के आरोप में एक पर्यटक की पीट कर हत्या करने के मामले में 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुई थी। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। तो वहीं आपको बता दें, ब्रिटेन से बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले सट्टेबाजी के आरोप में घिरा कंजर्वेटिव पार्टी का एक और अधिकारी PM सुनक ने जताई नाराजगी। जी हाँ, ब्रिटेन में आम चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव की तारीखों को लेकर सट्टेबाजी के आरोपों ने कंजर्वेटिव पार्टी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पार्टी के एक नेता को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया गया है और कुछ अन्य नेताओं पर भी सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। अब बीच खबर ये आई है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के एक और अधिकारी पर सट्टेबाजी के आरोप लगे हैं। आरोपी अधिकारी भी चुनाव की तारीखों के आधिकारिक ऐलान से पहले सट्टेबाजी करने में शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के जुआ आयोग का आरोप है कि कंजर्वेटिव पार्टी के मुख्य डेटा अधिकारी निक मेसन भी चुनाव की तारीखों को लेकर सट्टेबाजी में लिप्त रहे। हालांकि निक मेसन ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताया है। बताया गया कि फिलहाल निक मेसन छुट्टी पर चले गए। तो वहीं आपको बता दें, कीनिया में कौवे मारने की योजना के बाद जर्मनी में कबूतरों को खत्म करने का बड़ा प्लान लोगों ने वोट देकर लिया है। ये फैसला आखिर ऐसा क्यों दोस्तों, आपको बता दें, जर्मनी के एक शहर लिम्सबर्ग एनडेर लाहन ने कबूतरों की अपनी पूरी आबादी को खत्म करने का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा शहर के लोगों से राय ली गई है और मतदान कराया गया था। शहर के लोगों ने कबूतरों को मार डालने के पक्ष में वोट किया है। इसने स्थानीय निवासी और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच एक लड़ाई छेड़ दी है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट इस प्लान के विरोध करते नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हाल ही में कीनिया की सरकार ने 10 लाख कौवों को मारने का ऐलान किया है। इसके बाद लिम्बर्ग का मामला सामने आया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार इस महीने की शुरुआत में जनमत संग्रह में निवासियों ने कबूतरों को मारने के पक्ष में मतदान किया था। तो वहीं आपको बता दें, मोदी योगी से अपील के बाद पाकिस्तानी गुलाम हैदर का बड़ा कदम, 2 देशों के राष्ट्रपतियों को लिख डाली चिट्ठी। अब क्या करेगी सीमा हैदर। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने बच्चों
बच्चों की भारत से पाकिस्तान वापसी के लिए दोनों देशों की सरकारों से अपील की है। साथ ही उसने नेपाल की सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। गुलाम हैदर ने कहा है कि पाकिस्तान के बच्चे गलत तरीके से दूसरे देश ले जाए गए हैं। तो वहीं बता दें, अमेरिका के 9/11 हमले में थी सऊदी अरबिया की मिली भगत। क्या वाकई में ऐसा है? जी हां, FBI ने जारी कर दिया नया वीडियो। MBS पर दबाव बना रहे जो बाइडन। आखिर क्यों? आपको बता दें, अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को दुनिया का सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ था। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसी दिन हाईजैक किए गए विमान से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। अमेरिकी रक्षा विभाग के ऑफिस पेंटागन पर हवाई हमला हुआ और पेंसिल्वेनिया में विमान मैदान में क्रैश हो गया। 3000 लोग आतंकी हमले में मारे गए। हम उस आतंकी हमले की पिक्चर या वीडियो नहीं दिखा सकते, पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन आपको बता दें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 साल से अमेरिका की स्थिति रही है कि आतंकी समूह अलकायदा ने अकेले हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब अमेरिका ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब की ओर से हाईजैकर्स को सहायता दी गई थी? इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होने वाली है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, आतंकी निज्जर को कनाडाई संसद में श्रद्धांजलि पर भड़के जयशंकर जी। कहा, कनिष्क विमान हादसे पर घेरते हुए जवाब दिया। दरअसल खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा की संसद में श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद अब भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कनिष्क विमान हादसे का जिक्र करके आतंकवाद के मुद्दे पर कनाडा को आईना दिखाया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कनिष्क विमान हादसे की 39वीं बरसी पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए दो टूक कहा कि आतंकवाद को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, जो आप देख भी पा रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि आज इतिहास में आतंकवाद के सबसे बुरे कृत्यों में से एक की 39वीं बरसी है। 1985 में आज ही के दिन मारे गए AI-182 कनिष्क के 329 पीड़ितों की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। ये बरसी हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, क्या आप भी जयशंकर जी के इस बात का पूरा समर्थन करेंगे? दोस्तों बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, पूर्वोत्तर में बनाने होंगे 50 बड़े तालाब। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ना जरूरी। आखिर क्या है अमित शाह जी का प्लान? बता दे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मानसून के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आने की स्थिति में उससे निपटने की तैयारियों की रविवार को समीक्षा की। इस दौरान अमित शाह जी ने कहा कि जो नदियां बारहमासी नहीं है उनमें मिट्टी का कटाव अधिक होता है और गाद जमुना बाढ़ का कारण बन जाता है। उन्होंने निर्देश दिया है कि नदियों के जल स्तर के पूर्वानुमान को अपग्रेड कर बाढ़ की समस्याओं को कम करने के प्रयास हो। बाढ़ की स्थिति में जल जमाव से निपटने के लिए सड़क निर्माण के डिजाइनों में ही प्राकृतिक जल निकासी को शामिल किया जाना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि पूर्वोत्तर में कम से कम 50 बड़े तालाब बनकर ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को मोड़ने की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बाढ़ से निजात मिल सके और कृषि, सिंचाई व पर्यटन विकसित हो। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं साथ ही साथ आपको बता दें, शशि थरूर के पोस्ट पर बिफरी भारतीय जनता पार्टी। नीट विवाद के बीच कांग्रेस नेता ने यूपी की परिभाषा पर ली चुटकी। जी हाँ, नीट विवाद के बीच कांग्रेस नेता थरूर ने नीट यूपी की परिभाषा वाले प्रश्नोत्तर के पोस्ट से सियासी वार पलटवार तेज हो गई है। दरअसल शशि थरूर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वायरल पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। जवाब में लिखा गया था कि वो प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। शशि थरूर ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का हैशटैग भी लगाया। वहीं कांग्रेसी नेता ने इस पोस्ट को भाजपा नेताओं ने राज का अपमान बताया है। बहरहाल दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस मुद्दे पर? बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर वार। 56 लोगों की मौत पर पूछा कहां है राहुल और खड़गे। जी हां, तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 56 लोगों की मौत के बाद देश भर में हलचल मच गई। राज्य में जहरीली शराब पीने से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अभी भी अस्पताल में भर्ती 200 से अधिक लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मामले में कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि मृतकों में अधिकतर अनुसूचित जाति से हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन जहां भाजपा को घेरने की बातें आती हैं, कांग्रेस सबसे पहले उस मैदान में कूद जाता है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? बताइएगा जरूर। तो वहीं भले बिजली सड़क ना हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस को वोट देते हैं ये लोग। जी हाँ, अल्पसंख्यकों पर क्या बोले असम के सीएम हिमंता बिश्व शर्मा। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कांग्रेस को भारी संख्या में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने केंद्र और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा उनके लिए किए गए विकास कार्यों को अनदेखा किया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये असम का एकमात्र समुदाय है जो सांप्रदायिकता में लिप्त है। तो वही बता दें,
आकाश आनंद फिर उत्तराधिकारी हुए घोषित। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय संयोजक का पद भी किया बहाल। बता दें आकाश आनंद एक बार फिर से बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं। सोमवार को लखनऊ में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। मायावती ने आकाश आनंद को वापस से वही पद सौंप दिया है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि बसपा आने वाले चुनावों में मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखेगी, साथ ही वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है, वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद से नाराजगी दूर हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में भतीजे आकाश ने मायावती के पैर छुए। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक होगा तो वही बता दें। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, बीजेपी कहती थी हम राम को लाए हैं, लेकिन राम का आशीर्वाद मुझे मिला है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कृपा से हम चुने गए हैं, अब शपथ लेंगे। बीजेपी कहती थी हम राम को लाए हैं, लेकिन राम जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। दोस्तों, ऐसे में आपका क्या जवाब होगा इस अवधेश को लेकर? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर क्यों अयोध्या के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, क्या कारण हो सकते हैं? दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता, तो वही बता दें। आज का मौसम कैसा होने वाला है? दरअसल 24 जून को यानी आज दिल्ली, यूपी, बिहार के कई जिलों में होगी बारिश। इस राज्य के लिए मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में रविवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन आज की जो सबसे बड़े अनुमान लगाए गए हैं आईएमडी के द्वारा, जहां दिल्ली में न्यूनतम तापमान 31 से अधिकतम 40 तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आज बारिश होने के भी आसार हैं। तो इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।